बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं निकुंज की नजर और भारतीय बाजारों पर जिस तरह की लगातार कमेंट्री और नजरिया सामने आया है ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के एडिटर इन चीफ निकुंज डालमिया का। उसने भारतीय बाजारों की तमाम अहम बातों को, कहते हैं ना वो बारीक बातों को, बहुत ही आसान भाषा में और उसके हर पहलू को आपके सामने रखा और भारतीय बाजार उसी तरह की परिपक्वता दिखाते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा, जब पिछली दफा बात हो रही थी कि एक वक्त था जब एफआईआईज की बेचैनी जो है वो भारतीय बाजार बड़ी शिद्दत से महसूस करते थे। अब आपने एक बात पिछले दिनों कही कि आप एसआईपी के आंकड़ों को देखिए, डीआईआईज की स्ट्रेंथ को देखिए। ये स्ट्रेंथ कहीं ना कहीं भारतीय बाजार ठीक है, आज पूरी दुनिया के बाजार उस वॉलेटिलिटी से गुजरे हैं, लेकिन भारतीय बाजारों में अब एक स्ट्रेंथ है। अब वो पूरी तरह से डगमगाते नहीं हैं, एक मैच्योरिटी दिखाते हैं। अब सवाल उठता है यहां से आगे का सफर क्या। अब जब एक ऑप्टिमिज्म मार्केट में आ गया है तो यहां से भारतीय बाजारों को कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है कि लॉन्ग टर्म बाइंग नजर आएगी, या आपको लगता है कि बीच में थोड़ा शॉर्ट टर्म जो है वो थोड़ा सा हिचकोले नजर आ सकते हैं? प्रशांत, देखिए, मुझे पर्सनली क्या लगता है कि मार्केट गिरावट के लेवल से, या जहाँ गिरा था वहाँ से ऊपर है, मगर ऑल टाइम हाई से भी बहुत दूर है। कुछ स्टॉक्स के अंदर 40 से 50% की मार पड़ी थी, पर 10 से 15% या 15 से 20% गिरे हैं। कोई भी स्टॉक अगर ऊपर से 50% गिरता है तो उसको वापस पीक जाने के लिए 50% नहीं जाना पड़ता, 100% ऊपर जाना पड़ता है। 100 का 50 हुआ, 50 का वापस 100 इज़ 100% सर्च। तो अभी जो हुआ है वो 100 का 50 हुआ है और 50 से फिर 25% है, तो 60 या 70 ही हुआ है अभी। तो अभी तो ऑल टाइम हाई से बहुत दूर है। तो ये बोलना कि मार्केट के अंदर ऑप्टिमिज्म वापस आ गया है, स्क्रीन में ग्रीन है, मगर इस समय हवा टाइट है। हवा टाइट है ये बोल करके कि कमिटमेंट लेवल्स लोगों के ज़्यादा नहीं है। तो मार्केट नीचे से ऊपर क्यों आया और कहाँ जा सकता है? मार्केट नीचे से ऊपर आने के कई कारण हैं। जो चिंताएं थी, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं टेलविंड्स, हेडविंड्स और टेलविंड हो चुकी हैं। डॉलर, रुपी, एफआई की सेलिंग, या फिर हम देखें ट्रेड डेफिसिट का डेटा, या फिर क्रूड के प्राइसेस, या जियोपॉलिटिकल टेंशन्स, या फिर टैरिफ को लेकर के जो आजकल परसों वो जो बातें हो रही हैं उसको लेकर के अब क्लैरिटी आ रही है। तो जो टेलविंड्स हेडविंड्स थी वो अब न्यूट्रल हो गई है। मगर मार्केट को और ऊपर जाने के लिए आपको चाहिए टेलविंड। हेडविंड से मार्केट नीचे जा रहा था, टेलविंड से मार्केट ऊपर जाता है। तो टेलविंड क्या आ सकती हैं? टेलविंड आ सकती हैं जी, आप को नीचे से कितनी अर्निंग्स कहाँ पर जाएंगी। इस समय इकोनॉमिक्स इंडिकेटर्स आपके बॉटम आउट हो गए, मगर उनके अंदर रफ्तार कब वापस आएगी? एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है एक्सपेंशन। तो अभी तो हमने कॉन्ट्रैक्शन को रुकते देखा है, अब हमें एक्सपेंशन को देखना पड़ेगा। तो वो लगता है मुझे। दूसरा, मुझे लगता है कि अभी मार्केट के अंदर एफआई को लेकर के इस समय जहाँ घबराहट या उत्साह आ रहा है, सबका मानना है कि 2-3 दिन अगर एफआई की बाइंग आ गई, जो कि लग रहा है आ रही है, तो इस मार्केट के अंदर शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। तो नियर टर्म के अंदर शॉर्ट कवरिंग, मीडियम टर्म के अंदर अर्निंग्स, और लॉन्ग टर्म के अंदर एक स्ट्रक्चरल कहानी। ये ट्रेंड है मेरे हिसाब से। ठीक है। अब पिछली बातचीत से ही दो चीजें जिन पर मैं चर्चा करना चाहूंगा वो ये कि आपने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा था, बहुत क्लियर कहा था कि मेटल को जो है वो कहीं ना कहीं ध्यान में रखना होगा जिस तरह की स्थितियां बदल रही हैं। इसके अलावा आपने आईटी को लेके कंसर्न्स जाहिर किए थे और फिलहाल वही बिग पिक्चर नजर आ रही है। अब जाहिर सी बात है कि इन सब के बीच में मार्केट नई लीडरशिप चाहता है। कौन ऐसा सेक्टर होगा? तो इन दोनों क्षेत्र पर तो एक व्यू दीजिए ही। इसके अलावा आपको क्या लगता है कि कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो आने वाले वक्त में लंबी रेस का घोड़ा हो सकता है? देखिए, लंबी रेस का घोड़ा बैंक्स थे और हैं और रहेंगे। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं। आईटी मुझे नहीं लगता है कि उसके अंदर इस समय गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए, बिकॉज अगर यूएस गिरेगा, नैस्डैक गिरेगा, टेक गिरेगा, यूएस इकोनॉमी स्लो डाउन होगी, आईटी में इम्पैक्ट आएगा। एक सेंटिमेंट है वो। सेकंड, अर्निंग्स भी अच्छी नहीं है। 8-9% की ग्रोथ है, 15 से 20 से 25 की पी मल्टीपल्स हैं। डॉलर अगर ज़्यादा नहीं गिरता है तो मार्जिन एक्सपेंशन भी नहीं आएगा। तो आईटी का जो सुनहरा समय हम जिसे कहते हैं सिक्लिकल, वो मुझे लगता है हमारे इट्स बिहाइंड अस। कई ऐसे और क्षेत्र हैं जहां आपको 12 से 15% ग्रोथ मिल रही है, 20 से 25 की पी मिल रही है, तो उन क्षेत्रों पे ध्यान दीजिए। एक डार्क हॉर्स मुझे लगता है सीमेंट हो सकता है। कई सालों से कहीं गया नहीं है। सीमेंट के दाम इस समय बढ़े नहीं हैं। अगर आप देखिए पिछले साल में सीमेंट के दाम फ्लैट हैं मेजर इकोनॉमीज में। सीमेंट के अंदर पेट कोक काफ़ी लगता है।
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा होती है। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्रूड की वजह से नीचे है, क्रूड नीचे आता है तो पेटकोक के दाम नीचे जाते हैं, जिसकी वजह से सीमेंट में मार्जिन एक्सपेंशन आ सकता है। और मुझे लगता है कि डिमांड ऑफ टेक अगर आएगी तो सीमेंट के अंदर जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इस समय कम है, ऑफ टेक आ सकता है, प्राइसिंग पावर वापस आ रहा है, वो एक डार्क हॉर्स हो सकता है। तीसरा मुझे इस समय लगता है कि हॉस्पिटल के स्टॉक्स में नज़र रखिए। हॉस्पिटल्स जैसी अच्छी चीज़ है, ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हमने देखा है कि जो लोगों की अफोर्डेबिलिटी है इंश्योरेंस की वजह से बढ़ रही है। जो एक जर्नी हो रही है हिंदुस्तान के अंदर, दवाखाना से नर्सिंग होम, नर्सिंग होम से नाउ हॉस्पिटल, एंड फ्रॉम हॉस्पिटल टू अ बिग स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड देन टू अ वेरी बिग नेशनल चेंज। ये जर्नी हर लेवल पर हम देख रहे हैं। सरकारी दवाखाने में हम पहले जब कोई गांव व कस्बे में लोग सरकारी दवाखाने में जाते थे, उसके बाद हमने देखा कि वो प्राइवेट नर्सिंग होम्स में जाने लगे, उसके बाद हमने देखा कि वह लोकल स्पेशलिस्ट लोकल हॉस्पिटल्स में जाने लगे जो कि बेटर सर्विस देते थे। फिर हमने देखा कि लोग एक प्रकार के बड़े शहरों के जनरल हॉस्पिटल्स में जाने लगे। अब लोग जा रहे हैं जनरल हॉस्पिटल्स विच आर और प्राइवेट हॉस्पिटल्स विच आर रन बाय बिग फर्म्स। और उसके बाद अब जो नया दौर हम देखने को मिल रहा है वह स्पेशलिस्ट कैंसर केयर के हॉस्पिटल्स, मटर्निटी केयर के हॉस्पिटल्स। तो ये ट्रेंड मुझे लगता है कि एक एवरग्रीन ट्रेंड है और जिसके अंदर मुझे लगता है नजर रखनी चाहिए। चलिए।